नमस्कार, स्वागत है आपका प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। मैं यश तिवारी आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं 2025 के वार्षिक राशिफल को लेकर। आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि वर्ष 2025 आपके लिए क्या लेकर के आ रहा है, क्या लाभ और क्या हानि। आपका स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है, आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहने वाली है, यदि आप अविवाहित थे तो क्या आपका विवाह इस वर्ष होगा या नहीं होगा। साथ ही साथ संतान से संबंधित चीजें, प्रेम संबंध को लेकर के, करियर को लेकर के, आजीविका को लेकर के एवं धन इत्यादि को लेकर के, और साथ ही साथ जीवन के अनेक मुख्य पहलू जो होते हैं उनको लेकर के आज के इस राशिफल के कार्यक्रम में हमारी चर्चा होने जा रही है। जैसा कि आप सभी दर्शक जानते हैं कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है वो ग्रहों के गोचर पर आधारित होता है। अब चूंकि ये वार्षिक राशिफल का कार्यक्रम है तो इस राशिफल में हम उन ग्रहों के विषय में चर्चा करेंगे जो कि स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट हैं। इस राशिफल के कार्यक्रम में मेनली हमारी चर्चा होने वाली है गुरु ग्रह से संबंधित, शनि से संबंधित और राहु केतु से संबंधित, क्योंकि वर्ष 2025 में ये स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट चारों के ही चारों राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। इसके अलावा जो प्लैनेट्स होते हैं जिनकी स्पीड तेज होती है, जैसे कि सूर्य हो गए, मंगल हैं, बुध हैं, शुक्र हैं, इनके विषय में जो चर्चा होती है ये हम मासिक राशिफल में करते हैं। और वार्षिक राशिफल में हम स्लोवेस्ट मूविंग प्लैनेट्स के विषय में चर्चा करते हैं, क्योंकि ये वो ग्रह हैं जो कि हमारे जीवन पर बड़ा प्रभाव लेकर के आने वाले होते हैं। अब सबसे पहले तो आपको ये बात जान लेनी चाहिए कि जो राशिफल का कार्यक्रम होता है गोचर पर आधारित होता है, और गोचर निर्भर करता है आपकी जन्म कुंडली की प्लैनेटरी पोजीशन पर। यदि आप अपनी जन्म कुंडली का संपूर्ण अध्ययन कराना चाहते हैं तो इस वीडियो में जो नंबर्स दिख रहे हैं उन पर व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क अवश्य करके अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन करा लीजिएगा। अब हम देख लेते हैं कि वर्ष 2025 में किन ग्रहों का राशि परिवर्तन होने वाला है। स्क्रीन पर जो आपको चार्ट दिखाई दे रहा है वो 1 जनवरी 2025 के दिन की प्लैनेटरी पोजीशन का दिख रहा है। वर्ष 2025 में शनिदेव राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। ये 29 मार्च 2025 को मीन राशि में प्रवेश करेंगे, अपनी कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश करेंगे, जहां की ये पूरे 2.5 वर्ष रहेंगे। और साथ ही साथ 30 जून 2024 से लेकर के 15 नवंबर 2024 तक, यानी कि 139 डेज तक ये वक्री रहने वाले हैं। इस विषय में जो चर्चा होगी इनके वक्रत्व काल की, ये मासिक राशिफल में होगी। मुख्यतः शनि कुंभ राशि को छोड़कर के मीन राशि में प्रवेश करने वाले हैं 29 मार्च 2025 के दिन। देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई 2025 को, और ये वृषभ राशि को छोड़कर के मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 18 अक्टूबर 2025 को ये कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। साथ ही साथ में 11 नवंबर 2025 के दिन ये वक्री हो जाएंगे, और 5 दिसंबर 2025 के दिन मिथुन राशि में वक्र गति से ही प्रवेश करने जा रहे हैं। इस विषय में भी चर्चा आज के इस राशिफल में होने वाली है। साथ ही साथ 18 मई 2025 को राहु कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में, और केतु 18 मई 2025 को सिंह राशि में प्रवेश करेंगे पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में। तो इन्हीं ग्रहों के राशि परिवर्तन के आधार पर आज का ये राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है। आज का ये जो राशिफल का कार्यक्रम होने वाला है ये आपके लग्न एवं आपकी चंद्र राशि के आधार पर है। चंद्र राशि यानी कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है वही आपकी चंद्र राशि है। और यदि आप अपने लग्न और चंद्र राशि के विषय में नहीं जानते हैं तो आप अपने नाम राशि के आधार पर भी आज के इस राशिफल के कार्यक्रम को सुन सकते हैं। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें, ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आइए अब हम चर्चा प्रारंभ करते हैं कि धनु लग्न एवं धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 क्या लेकर के आ रहा है। धनु लग्न एवं धनु राशि के जातकों के लिए शनि का गोचर वर्तमान समय में यानी कि 29 मार्च 2025 तक तीसरे भाव में हो रहा है। धनु लग्न एवं धनु राशि के जातकों के लिए शनि धन भाव और पराक्रम भाव के स्वामी होकर के पराक्रम भाव में ही संचरण कर रहे हैं। वैसे तो शनि का तीसरे भाव में होना बहुत अच्छा माना जाता है, और वर्तमान समय में यदि देखा जाए तो शनि का गोचर आपके लिए बहुत अच्छा चल रहा था, किसी भी तरह की कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं थी। अब मेनली शनि के गोचर से कुछ ना कुछ परेशानियां तो होती ही होती हैं, चाहे वो अच्छे ही भाव में क्यों ना बैठे हो, क्योंकि शनि को कालपुरुष का दुख कहा जाता है। ये दुख के कारक हैं। आपके लिए शनि धन भाव के स्वामी होकर के तीसरे भाव में गोचर कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो स्वग्रही हैं, तो धन भाव के बल को बढ़ा रहे थे, जिससे आपके पराक्रम की वजह से, आपकी मेहनत, आपके एफर्ट्स, आपके ट्रेवल की वजह से आपके पास में धन का आगमन हो रहा था। आपके संचार की वजह से, आपकी कम्युनिकेशन की वजह से आपके पास में धन का आगमन हो रहा था।
शनि की दृष्टि पंचम भाव पर थी, जिसके चलते हो सकता है संतान को लेकर के किसी न किसी तरह की चिंता या प्रेम संबंध में किसी तरह का उतार चढ़ाव आपको महसूस हुआ हो। शनि की दृष्टि नवम भाव पर होने के चलते आपके भाग्य की गति धीमी होगी, यानी कि आपके जो काम बन रहे होंगे वो थोड़ी सी धीमी गति से बन रहे होंगे। और शनि की दृष्टि 12th हाउस पर पड़ने के चलते हो सकता है कि कुछ जगह व्यय जहां नहीं होने चाहिए थे वहां पर आपके व्यय हो रहे हो, गलत व्यय आपका थोड़ा हो रहा हो, जहां पर नहीं होना चाहिए था उस जगह पर आपका व्यय हो रहा हो, या कोर्ट कचहरी की स्थिति आपके साथ में पिछले कुछ समय से बनी हुई हो। ये आपका पास्ट का शनि का एनालिसिस बताता है। बट 29 मार्च के बाद में शनि राशि परिवर्तन करके चतुर्थ भाव में संचरण करना प्रारंभ कर देंगे। लग्न कुंडली से या चंद्र कुंडली से शनि का चतुर्थ भाव में संचरण करना अर्धाष्टम शनि के रूप में जाना जाता है, जिसको शनि की ढैया के रूप से हम जानते हैं। और शनि की ढैया यदि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा पीड़ित होते हैं तो मानसिक अशांति, बेचैनी और कष्ट देने वाली होती है। वैसे तो चतुर्थ भाव क्षेत्र का होता है और शनि क्षेत्र के कारक है। तो 29 मार्च 2025 के बाद में यदि आपका कोई प्रॉपर्टी से संबंधित काम रुका हुआ था, पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी भी तरह का विवाद था, पैतृक संपत्ति से संबंधित किसी भी तरह का यदि आपका काम रुका हुआ था, तो वो काम आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। 29 मार्च के बाद में आप एक से अधिक संपत्ति भी यदि खरीदना चाह रहे थे तो खरीद सकते हैं। संपत्ति लेने के इच्छुक थे तो आप 29 मार्च के बाद में गोचर कुंडली आपको सपोर्ट करेगी और आप संपत्ति ले सकते हैं। यदि आपने पहले से कोई प्लॉट खरीद के रखा हुआ था, उसमें यदि आप कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे थे तो 29 मार्च के बाद में कंस्ट्रक्शन कराने के योग आपके लिए प्रारंभ हो रहे हैं। आपके प्लॉट पर आपका मकान बनता हुआ इस वर्ष में दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं शनि चतुर्थ भाव में होंगे तो आपको कुछ हद तक उदासीन महसूस कराएंगे। हो सकता है कि आप बहुत ज्यादा चीजों को एंजॉय ना कर पाएं या एंजॉयमेंट में आप कमी महसूस कर सकते हैं। आपकी मदर की हेल्थ में कुछ हद तक परेशानियां हो सकती हैं। मदर के स्वास्थ्य में परेशानी, मेनली हड्डियों और नसों से संबंधित परेशानियां, जोड़ों में दर्द से संबंधित परेशानियां आपकी मदर को देखने में मिल सकती हैं। यदि आपकी हेल्थ में आपको हार्ट से संबंधित किसी तरह की परेशानी है तो आपको थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। नित्य व्यायाम आपको थोड़ा सा करना चाहिए, जिससे आपकी हेल्थ कुछ हद तक बेहतर बनी रहे। वैसे तो चतुर्थ भावस्थ शनि की दृष्टि रोग भाव पर होगी और शनि की दृष्टि में विच्छेद होता है, तो रोग, रिपु और ऋण इन तीनों से ही शनि आपको दूर कर देंगे। यानी कि यदि किसी तरह के हेल्थ इश्यूज थे तो उनमें आपके कमी आती हुई दिखाई दे रही है। किसी तरह की शत्रुता यदि आपकी चल रही थी तो शत्रु अपने आप ही आपसे दूर होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कुछ स्थितियां ऐसी बनेंगी कि आपसे शत्रु दूर चले जाएं या आपके सामने नतमस्तक हो जाएं। तीसरी चीज, यदि किसी तरह का ऋण आपके ऊपर बना हुआ था और आप उस ऋण से मुक्त होना चाह रहे थे तो 29 मार्च 2025 के बाद में आप ऋण से मुक्त हो सकते हैं। शनि की दृष्टि दशम भाव पर पड़ेगी। जो लोग सरकारी नौकरी में जाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए यह समय अच्छा होगा। डिपार्टमेंटल एग्जाम में यदि जाना चाह रहे थे तो समय अच्छा होगा। पॉलिटिक्स की फील्ड से जुड़े हुए थे तो भी ये समय आपके लिए अच्छा होने वाला है। 29 मार्च के बाद में बॉस के साथ में या सीनियर अथॉरिटीज के साथ में थोड़ा सा रिलेशनशिप्स में फ्लक्चुएशंस आप महसूस कर सकते हैं। पिता के स्वास्थ्य में परेशानी या पिता को लेकर के कष्ट या पिता के साथ में संबंधों का खराब होना, ये भी आपको देखने में आने वाले समय में मिलने वाला है, शनि की दृष्टि दशम भाव पर होने के चलते। और शनि की 10वीं दृष्टि आपके लग्न पर होगी, जिसके चलते कार्यों की गति जो होगी वो थोड़ी धीमी होगी, बट आपके कार्य सभी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। शनि की दृष्टि लग्न पर हो तो आपको ओवर थिंकिंग से बचने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि लग्न पर यदि शनि की दृष्टि होती है तो व्यक्ति को ये ओवर थिंकिंग करने के लिए बाध्य करते हैं। आपको इस वर्ष में थोड़ा सा पेशेंट रहने की आवश्यकता है। आपको पेशेंस रखना होगा। इम्पेशेंट यदि आप हैं या मंगल का संबंध आपके लग्न से बनता है तो कहीं ना कहीं आप परेशानी महसूस करेंगे। आप चाहेंगे कि हर चीज बहुत तीव्र गति से हो जाए, बट शनि की दृष्टि लग्न पर होने के चलते कार्यों की गति धीमी रहने वाली है। इसके बाद में 14 मई 2025 को देवगुरु बृहस्पति राशि परिवर्तन करके सप्तम भाव में आएंगे। अब आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का गोचर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसके पीछे रीजन यह है कि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्नेश और आपके राशिश होते हैं। जब लग्नेश और सुखेश होकर के सप्तम भाव में संचरण ये देवगुरु बृहस्पति करेंगे, ये आपके लिए कई मामलों में बहुत ज्यादा फायदेमंद गोचर साबित होगा। बहुत सी जगहों से आपको लाभ देखने में मिल सकता है और अनएक्सपेक्टेड लाभ भी आपको देखने में मिलेगा। लग्न का स्वामी सप्तम भाव में बैठ करके जब लग्न पर अपनी दृष्टि डालेगा तो कहीं ना कहीं ये लग्न को बलि करेगा। अब शनि की दृष्टि लग्न पर होने के चलते जो नेगेटिविटी या उदासीनता आ रही थी, कार्यों की गति धीमी हो रही थी, वो गुरु का गोचर चेंज होते ही उनमें सब में कमी आ जाएगी। आप खुशनुमा महसूस करने लगेंगे, घूमने जाने का आपका मन होने लगेगा, ट्रेवल आपके बढ़ जाएंगे, एंजॉयमेंट आपका बढ़ जाएगा। गुरु की दृष्टि लग्न पर होगी तो आपके व्यक्तित्व को भव्य बनाएगी। लोग समाज में आपसे जुड़ना चाहेंगे, आपको समाज में एक ऊंचे नजरिए से देखा जाएगा, समाज में आपको एक बड़े पद, एक ऊंचे पद की प्राप्ति हो सकती है। लोगों के बीच में जहां भी आप जाएंगे आपको सम्मान के दृष्टिकोण से देखा जाएगा, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छा है। किसी नई चीज को यदि आप सीखना चाह रहे थे तो नई चीज की शुरुआत करने के लिए 14 मई के बाद में समय बहुत अच्छा होगा। वो नवयुवक एवं नव युवतियां जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, उनके लिए विवाह की संभावनाएं 14 मई 2025 के बाद में बन जाएंगी। आपको
विवाह का प्रयत्न करना चाहिए। वो दंपत्ति जिनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हो रही थी, 14 मई के बाद में संतान सुख के लिए ये समय आपके लिए बहुत फेवरेबल दिखाई देता है। वो दंपत्तियां जो आईवीएफ के प्रति आगे बढ़ना चाह रहे थे, संतान प्राप्ति में उनको समस्या हो रही थी, डॉक्टर्स ने उनको आईवीएफ के लिए कहा था, वो 14 मई 2025 के बाद में आईवीएफ के लिए आगे बढ़ सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति जब सप्तम भाव में संचरण करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके व्यापार में भी वृद्धि होगी। व्यापार के माध्यम से बड़े धन का लाभ दिखाई दे रहा है। यदि आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के थ्रू आपका बड़ा धन का लाभ आपको देखने में मिलने वाला है। बिजनेस पार्टनर के साथ में किसी तरह का विवाद था तो वो सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुरु की दृष्टि लाभ स्थान पर पड़ने के चलते आपको मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम देखने में मिलेंगे। बड़े भाई बहनों के साथ में यदि रिलेशंस खराब थे तो उन रिलेशंस में सुधार आता हुआ दिखाई देगा आपको। इसके साथ ही साथ में गुरु की दृष्टि लाभ भाव पर होगी तो व्यापार के माध्यम से धन का लाभ होगा। आपके मन में कामनाएं बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं और उन कामनाओं की पूर्ति के लिए प्रयास करेंगे क्योंकि गुरु की दृष्टि तीसरे भाव पर होगी। संचार के माध्यम से आपको धन लाभ होगा। छोटे भाई बहनों के साथ में यदि आपके संबंध खराब है तो छोटे भाई बहनों के साथ में आपके संबंध सुधर सकते हैं। बड़े भाई बहन और छोटे भाई बहनों के साथ से आपके कई बड़े काम बनते हुए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि गुरु की दृष्टि तीसरे और 11वें भाव दोनों पर ही पड़ेगी तो इन सभी रिलेशन से आपको लाभ देखने में मिलेगा। पत्नी के सहयोग से भी वृद्धि आपको आपके जीवन काल में देखने में इस वर्ष में मिलने वाली है। सोशल मीडिया की फील्ड से जुड़े हुए थे, कम्युनिकेशन की फील्ड से जुड़े हुए थे, इंटरनेट से जुड़ करके यदि काम करते थे तो देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके लिए बहुत ज्यादा फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। सुख भाव के स्वामी सप्तम भाव में आएंगे तो सुख की प्राप्ति आपको कराएंगे। भूमि भवन और वाहन का सुख आपको मिलता हुआ 14 मई 2025 के बाद में दिखाई देता है। इसके बाद में राहु और केतु का जो राशि परिवर्तन होगा वो भी आपके लिए बहुत से मामलों में बहुत श्रेष्ठ होने वाला है। प्रेजेंटली तो राहु आपके 4th हाउस में बैठे थे और केतु आपके 10th हाउस में बैठे थे। 10th हाउस में केतु कहीं ना कहीं करियर में फ्लक्चुएशंस, उतार चढ़ाव, कंफ्यूजन की स्थिति क्रिएट कर रहे थे और चतुर्थ भाव का राहु चित्त की अशांति, बेचैनी, अज्ञात भय, अनजाना डर आपको दे रहा था और काम भी आपके धीमी गति से बन रहे थे। राहु का राशि परिवर्तन होगा और मीन राशि को छोड़ करके कुंभ राशि में अर्थात आपके तीसरे भाव में जाएंगे और केतु 10th हाउस को छोड़ करके 9th हाउस में आएंगे क्योंकि ये दोनों ही ग्रह वक्री चलते हैं। जब राहु तीसरे भाव में आएंगे तो तीसरे भाव में राहु कारक हो जाते हैं, आपके पराक्रम में वृद्धि होगी और आप अपने पराक्रम की वजह से, आप अपने कॉन्टेक्ट्स की वजह से अपने बड़े बड़े काम को बनाने वाले सिद्ध होंगे। राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ने से भी कोई बहुत ज्यादा परेशानी नहीं है क्योंकि गुरु ऑलरेडी सप्तम भाव में होंगे तो वो दाम्पत्य को बचा करके ही रखेंगे। बस पार्टनरशिप में यदि आपका व्यापार है तो पार्टनर पर जरूरत से ज्यादा विश्वास करने से आपको बचना चाहिए। नवम भाव में केतु बैठे होंगे तो आपकी धार्मिक वृत्ति को जागृत करेंगे। ईश्वर के प्रति आपका रुझान महसूस होगा, धार्मिक वृत्ति आपकी जागृत होगी। पूजा पाठ, कर्मकांड, ज्योतिष इत्यादि की फील्ड से यदि आप जुड़ना चाहते थे तो आप जुड़ सकते हैं। साधना की फील्ड में जुड़े हुए थे तो साधना के पॉइंट ऑफ व्यू से समय आपके लिए अच्छा होगा। रिसर्च फील्ड के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए समय अच्छा होने वाला है और राहु की दृष्टि लाभ भाव पर होगी जहां पर गुरु की भी, जो कि धन के कारक हैं, उनकी दृष्टि पड़ रही है तो अनेक माध्यम से बड़े धन का आकस्मिक धन लाभ होता हुआ आपके लिए दिखाई दे रहा है। या मैं ये कह सकता हूं, मैंने एक राशि के लिए और कहा था, इस राशि और इस लग्न के लिए भी मैं ये कह सकता हूं कि बहुत से ऐसे लोग होंगे धनु लग्न एवं धनु राशि के, वो अपने इस वर्ष में गोचर कुंडली के आधार पर इतने बड़े धन को देखने वाले हैं इतना उन्होंने अपने आज तक के लाइफ टाइम पर नहीं देखा होगा। तो धन आगमन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए मंथ काफी फेवरेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है। धन को संचित करना चाहते हैं तो स्थिर संपत्ति के रूप में यदि आप संचित करें तो वो आपके लिए बेहतर होगा। केतु की दृष्टि लग्न पर होगी बट मुझे उससे कोई चिंता नहीं दिखाई पड़ती क्योंकि गुरु की दृष्टि भी लग्न पर है। बट हाँ, अज्ञात भय कुछ हद तक हो सकता है, थोड़े से कंफ्यूजन हो सकते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि उस चीज को बैलेंस कर लेगी। संतान पक्ष को लेकर के यदि बहुत ज्यादा चिंता थी तो वो चिंता भी अब आपकी समाप्त होती हुई 2025 के सेकेंड हाफ में दिखाई दे रही है। उपाय के तौर पर आपको बुधवार के दिन पक्षियों को कुछ खाने को देना चाहिए। साथ ही साथ हनुमान जी की आराधना आपको अधिक से अधिक करनी है। नित्य हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करिए। संभव हो तो मंथ के किसी एक शनिवार को यदि आप सुंदरकांड का पाठ करते हैं तो ये उपाय करना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। साथ ही साथ मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मंदिर में जाकर के यदि आप चोला अर्पित करते हैं तो ये उपाय करना भी आपके लिए काफी मैं फेवरेबल देखता हूँ। यदि आपको मानसिक अशांति की समस्या शनि की ढैया की वजह से ज्यादा महसूस होती है तो नाव के लोहे का छल्ला बनवा करके शनिवार के दिन लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में आपको धारण कर लेना चाहिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था धनु लग्न एवं धनु राशि के जातकों के लिए वर्ष 2025 का राशिफल। आशा करता हूं कि धनु लग्न एवं धनु राशि के जातक मेरे द्वारा बताए गए इस राशिफल के कार्यक्रम से संतुष्ट होंगे। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं और इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर जो भी कंटेंट मेरे द्वारा इस चैनल पर अपलोड किया जाता है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। यदि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपका कुछ भी लाभ होता है तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ में शेयर करें ताकि और भी लोगों का लाभ हो और उसका माध्यम आप सभी दर्शक बने। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही रखते हैं। नमस्कार।